इस कंपनी का एक बेहद अजीब नियम था। यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी को हर दिन इस अंतहीन गहराई वाले टावर में ही रहना पड़ता था। अंदर उन्हें कुछ भी काम नहीं करना होता था, बस खाना पीना और सोना ही उनकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। बस प्रॉब्लम इतनी ही थी कि दिन में खाना सिर्फ एक बार ही दिया जाता था, लेकिन उसे कई 5 स्टार शेफ मिलकर तैयार करते थे। इस्तेमाल होने वाली हर चीज सबसे बढ़िया होती थी और कई बार चेक होने के बाद ही वो कर्मचारियों तक पहुंचती थी। अगर केक पर एक बाल भी मिल जाता तो सुपरवाइजर सभी शेफ से उनकी टोपी उतरवाकर एक एक करके मैच करता, जब तक असली आदमी पकड़ में न आ जाए। लेकिन ये तो बस आधा सच था, क्योंकि इसी जगह पर जीना सबसे ज्यादा खतरनाक भी था। खाना सबसे ऊपर यानी फ्लोर 0 से नीचे की तरफ आता था और हर फ्लोर पर बस 2 मिनट के लिए रुकता था ताकि लोग खा सके। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता, खाना कम से कम होता जाता और आखिर में कुछ भी नहीं बचता था। किसी को नहीं पता था कि इस टावर में कुल कितने फ्लोर हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने वाले हर इंसान को एक सर्टिफिकेट जरूर मिलता था। इसी सर्टिफिकेट को पाने के लिए एक आदमी भी यहाँ आया था, जिसका नाम गोरेंग था। इंटरव्यू में उससे न पढ़ाई पूछी गई न काम का एक्सपीरियंस, बस ये पूछा गया कि उसे क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। गोरेंग को लगा कि ये कोई अच्छी कंपनी है और बिना ज्यादा सोचे उसने अगले दिन आने के लिए हाँ कर दी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया। उसके साथ एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी भी था, जिसका नाम ट्रिमागासी द शातिर बुढ़ा था। बूढ़े ने बताया कि उन्हें 48वें फ्लोर पर रखा गया है और उसे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। गोरेंग हैरान था कि आखिर ये बूढ़ा बोल क्या रहा है और तभी उसने नीचे झांका, लेकिन वहाँ सिर्फ एक अंतहीन गहराई दिखाई दी, जिसमें अनगिनत फ्लोर थे। ऊपर भी वही हाल था और हर फ्लोर पर लोग मौजूद थे। वह पूरी तरह से सन्न रह गया। वह तो यहाँ काम के लिए आया था, सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसी जेल में फंसने के लिए नहीं। गोरेंग ने खुद को समझाया कि शायद ये कंपनी का कोई टेस्ट हो, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। वह इस जगह के बारे में और जानने के लिए बूढ़े ट्रिमगासी के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बार बार उसे अपनी जगह पर वापस जाने को कहा। तभी कमरे में लगी लाल बत्ती अचानक हरी हो गई। बूढ़ा तुरंत बिस्तर से तकिया उठाकर घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही पल ऊपर से एक पत्थर का प्लेटफॉर्म नीचे आया, जिस पर तरह तरह का खाना रखा था, लेकिन हर एक पहले ही ऊपर वालों द्वारा बर्बाद किया जा चुका था। फिर भी बूढ़ा ट्रिमागासी बिना झिझक उस पर टूट पड़ा और बड़े मजे से खाने लगा। अब गोरेंग को समझ आया कि इंटरव्यू में उससे उसकी पसंद क्यों पूछी गई थी। उनके ऊपर अभी 47 फ्लोर और थे, यानी ये ऊपर के 94 लोगों का बचा कुचा खाना था। बूढ़े ट्रिमागासी को इतने आराम से खाते देख गोरेंग को समझ नहीं आया कि वो ये घिन कैसे सह पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसे भी इसका जवाब मिलने वाला था। गोरेंग ने कुछ नहीं कहा, बस खाने में से एक थोड़ा साफ दिखने वाला सेब उठाया और जेब में रख लिया, सोचते हुए कि रात में खा लेगा। बूढ़े ने ये देखकर बस हल्की सी अजीब मुस्कान दी। कुछ देर बाद खाने का समय खत्म हुआ और प्लेटफॉर्म नीचे अगले फ्लोर की ओर चली गई। पेट भरने के बाद बूढ़े ट्रिमगासी ने शराब की बोतल फेंकी और अगले ही पल खाने की प्लेटफॉर्म पर थूक दिया। गोरेंग को समझ नहीं आया कि वो नीचे वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बूढ़े ट्रिमगासी ने शांत स्वर में कहा, वे लोग वैसे भी खा लेंगे और शायद ऊपर वाले भी यही करते होंगे। नीचे वालों की किस्मत में बस ऊपर वालों का बचा हुआ खाना ही होता है। तभी अचानक कमरे का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। बूढ़ा बिल्कुल शांत रहा और बोला, अभी ये और भी गर्म होगा जब तक कि तुम वो सेब बाहर नहीं फेंक देते। तभी गोरेंग को समझ आया यहाँ खाना छिपाकर रखना मना है। उसने तुरंत सेब प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया और अगले ही पल तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फिर उसने बूढ़े ट्रिमगासी से पूछा कि यहाँ कुल कितने फ्लोर हैं? बूढ़े ने कहा कि उसे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम 132 फ्लोर तो हैं, क्योंकि वो खुद वहाँ जा चुका है और उसके नीचे भी कई फ्लोर थे। साथ ही हर महीने लोगों के फ्लोर बदल दिए जाते हैं। अगर किस्मत खराब हुई और 100वें फ्लोर के नीचे पहुँच गए तो फिर बस भगवान का ही सहारा होता है, क्योंकि वहाँ तक खाना पहुँचता ही नहीं। गोरेंग सोच में पड़ गया। आखिर ये बूढ़ा 132वें फ्लोर पर एक महीना कैसे जिंदा रहा होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि ये कंपनी आखिर ऐसी खौफनाक जगह क्यों चला रही है? अगले दिन भी हमेशा की तरह ऊपर से खाना नीचे आया, लेकिन गोरेंग आज भी अपने फैसले पर कायम रहते हुए उन गंदे बचे हुए खाने को छूने से साफ मना कर दिया। जबकि बूढ़ा पहले की तरह सब कुछ खाकर आखिर में नीचे वालों पर फिर से थूक दिया। बातचीत के दौरान गोरेंग को पता चला कि वो बूढ़ा ट्रिमगासी गलती से किसी की हत्या कर बैठा था, इसलिए उसे यहाँ लाया गया था। जबकि गोरेंग खुद अपनी मर्जी से नौकरी के लिए आया था। मतलब साफ था, कुछ लोग यहाँ खुद आते थे और कुछ को जबरदस्ती लाया जाता था, और इसी तरह ये जगह नए लोगों से भरती रहती थी। लेकिन इसका असली मकसद क्या था, ये अब तक किसी को समझ नहीं आया था। गोरेंग को लगा कि ऊपर वाले लोगों को खाना बराबर बांटना चाहिए ताकि नीचे वालों को भी मिल सके, लेकिन बूढ़ा ट्रिमगासी उसकी बात सुनकर हल्के से हंस पड़ा। उसे ये सोच बहुत बचकानी लगी। उसने कहा, खाना जितना है उतना ही रहेगा। ऊपर वाले कभी नीचे वालों की परवाह नहीं करेंगे। जो लोग 100वें फ्लोर के नीचे रह चुके हैं वही जानते हैं कि खाना कितना कीमती होता है। वहाँ हालात किसी नरक से कम नहीं है। फिर भी गोरेंग ने सोचा कि कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। उसने नीचे 49वें फ्लोर पर आवाज लगाई, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मजाक और गाली पड़ी। तभी उसे समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। आखिरकार गोरेंग चुपचाप अपनी किताब निकालकर खुद को शांत करने लगा। गोरेंग ने बूढ़े ट्रिमगासी से पूछा कि जब वह यहाँ आया था तो अपने साथ क्या लाया था। बूढ़े ने पीछे से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और हंसते हुए बोला कि यहाँ किताब किसी काम की नहीं है, यहाँ बस हथियार काम आते हैं, इसी से तुम
खुद को बचा सकते हो और जरूरत पड़े तो इससे खाना भी हासिल कर सकते हो। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। अब गोरेंग भूख से इतना टूट गया कि आखिरकार उसे भी उस गंदे खाने के सामने झुकना पड़ा और वह भी बूढ़े के साथ बैठकर खाने पर टूट पड़ा। गोरेंग जैसे ही खाना खाकर थोड़ा आराम करने वाला था और किताब उठाने ही वाला था, तभी अचानक ऊपर से एक इंसान नीचे गिरा। ये देखकर वह सन्न रह गया, लेकिन बूढ़ा ट्रिमगासी बिल्कुल शांत था, जैसे यहाँ ये सब आम बात हो। गोरेंग के मन में सवाल उठा कि क्या यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। वह गुस्से में ऊपर वालों पर चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। खुद को संभाल कर उसने चेहरे से खून साफ किया और फिर बूढ़े ट्रिमगासी से पूछा कि आखिर वह 132वें फ्लोर पर 1 महीना कैसे जिंदा रहा। तभी खाना लाने वाली प्लेटफॉर्म नीचे आई और बूढ़ा बिना जवाब दिए फिर से खाने में लग गया। इस बार प्लेटफॉर्म के साथ एक औरत भी नीचे आई थी। वह पूरी तरह घायल थी। गोरेंग ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने डरते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। बूढ़े ट्रिमगासी ने बताया कि इस औरत का नाम मिहारू है, जो हर महीने नीचे अपने बच्चे को ढूंढने जाती है और जाने से पहले अपने रूममेट को मार देती है। शायद अभी जो आदमी गिरा था वो भी उसी का शिकार था। फिर उसने बताया कि 132वें फ्लोर पर उसने किसी को नहीं मारा था। 8वें दिन ऊपर से एक लाश गिर गई थी, उसी से वह जिंदा रहे और उसका रूममेट अपनी सजा पूरी करके निकल गया। खाने का समय पूरा होते ही मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली गई, लेकिन 49वें फ्लोर के 2 कैदी इतने रहमदिल नहीं थे। उन्होंने तुरंत मिहारू को पकड़कर नीचे खींच लिया। गोरेंग ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि वह खुद कूदकर उसे बचाने को तैयार हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नीचे से चीखें सुनाई दी और अगले ही पल वही औरत बाहर आई। वह पूरी तरह सही सलामत थी, बस उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि नीचे क्या हुआ होगा। वह बेखौफ थी और साफ था कि वह भी किसी से कम खतरनाक नहीं थी। समय बीतता गया और गोरेंग धीरे धीरे इस जिंदगी का आदी होने लगा। वह अब बूढ़े ट्रिमगासी के साथ हंसी मजाक भी करने लगा था, लेकिन एक डर अब भी बाकी था, क्योंकि जल्द ही फ्लोर बदलने का दिन आने वाला था। अगर ऊपर पहुंचे तो ठीक, लेकिन अगर 100 के नीचे चले गए तो क्या तब भी उनका रिश्ता ऐसा ही रहेगा। कुछ देर बाद गोरेंग को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो कि फ्लोर चेंज होने से पहले छोड़ी जाने वाली गैस थी, जिससे सभी को बेहोश कर दिया जाता था। और यहीं से गोरेंग के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाया। ये सब उसी बूढ़े ट्रिमगासी ने किया था, क्योंकि इस बार उन्हें सीधे 171वें फ्लोर पर भेजा गया था, जहां खाने का कोई नामो निशान नहीं था। बूढ़े ट्रिमगासी ने कहा कि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और वह यहाँ मरना नहीं चाहता, इसलिए उसने ये कदम उठाया, लेकिन वह कोशिश करेगा कि आदमी को जिंदा रखे। ट्रिमगासी का प्लान साफ था कि जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो वह उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा मांस काटकर जिंदा रहेगा और वह गोरेंग को मरने भी नहीं देगा, ताकि उसका मांस खराब न हो। गोरेंग ने बहुत विनती की, लेकिन यहाँ सब कुछ सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। तभी अचानक ऊपर से एक और कैदी नीचे गिरा। दोनों ने ध्यान भी नहीं दिया, जैसे ये अब आम बात हो गई हो। जैसा बूढ़े ट्रिमगासी ने सोचा था, जब खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आया तो उसमें खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। दिन गुजरते गए। शुरू में ट्रिमगासी किताब पढ़कर खुद को बहलाता रहा, लेकिन भूख धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगी और आखिरकार एक दिन बूढ़ा खुद को रोक नहीं पाया। वह चाकू लेकर उसके पास आया। गोरेंग समझ गया कि अब उसका अंत तय है। वह मुंह फेर कर बैठ गया, ताकि ये खौफनाक मंजर न देखना पड़े। बूढ़े ने बिना समय गंवाए उसे कंबल से ढक दिया और फिर उसकी पैंट फाड़कर सीधे उसकी जांघ में चाकू चला दिया। दर्द से गोरेंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसी वक्त मिहारू फिर से प्लेटफॉर्म के साथ वहां पहुंची। जैसे ही बूढ़े ने मांस का टुकड़ा काटा, मिहारू ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उसने एक ही बार में उसे नीचे गिरा दिया और फिर बिना रुके उसका गला काट दिया। गोरेंग को लगा अब अगला नंबर उसका है, लेकिन मिहारू ने उसे मारने के बजाय उसे छोड़ा दिया और चाकू उसके हाथ में दे दिया। इशारा साफ था, यहाँ या तो तुम खाओगे या तुम्हें खा लिया जाएगा। अभी जो कुछ हुआ था उसने गोरेंग को अंदर तक बदल दिया था। उसने बिना हिचकिचाए चाकू उठाया और बूढ़े पर बहरमी से वार करने लगा। गोरेंग तब तक नहीं रुका जब तक ट्रिमगासी पूरी तरह शांत नहीं हो गया। जब गोरेंग को होश आया तो उसके घाव बंधे हुए थे और मिहारू पास बैठकर खाना खा रही थी। उसे जागता देख मिहारू ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह के पास ले आई। गोरेंग कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मजबूरी में उसे खा लिया, लेकिन घिन से उसका पेट मचल गया और उसने तुरंत उगल दिया। मिहारू ने उसे जल्दी से पानी दिया। धीरे धीरे गोरेंग की हालत सुधरी और मिहारू के समझाने पर उसने खुद को संभालते हुए वो मांस खा लिया। अब वह भी इस जेल के नियम समझ चुका था। मिहारू फिर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली गई और गोरेंग बूढ़े ट्रिमगासी की लाश के सहारे जिंदा बच गया। जल्द ही फ्लोर बदलने का दिन आ गया। इस बार वह किस्मत से 33वें फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसका रूममेट देखकर वह चौंक गया। वो वही औरत थी जिसने उसका इंटरव्यू लिया था और जिसका नाम इमोगुएरी था। इमोगुए बताया कि इस जगह का नाम है वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर और यहाँ कुल 200 फ्लोर हैं, जो गोरेंग की सोच से तो कहीं ज्यादा थे। असल में कंपनी जो खाना भेजती थी वो ठीक ठाक 400 लोगों के लिए काफी होता था, लेकिन शर्त ये थी कि हर कोई अपना हिस्सा तय मात्रा में ही खाए और यही वो चीज थी जो कभी हो ही नहीं सकती थी। इसलिए नीचे वालों तक खाना पहुंचता ही नहीं था और वे आपस में लड़ लड़ कर मरते रहते थे। इंटरव्यू लेने वाली औरत यहाँ खुद आई थी, क्योंकि वह इस सिस्टम को बदलना चाहती थी ताकि हर इंसान जिंदा रह सके। जब खाना नीचे आया तो उसने प्लेट में से 2 हिस्से अलग किए और नीचे वालों से कहा, खाना बांट दिया गया है, कृपया उतना ही लेना। लेकिन जो लोग नीचे भूखे रह चुके थे
और मुश्किल से ऊपर पहुंचे थे। वे उसकी बात क्यों मानते? फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह मानती थी कि अगर वह लगातार कोशिश करती रहेगी तो एक दिन लोग जरूर बदलेंगे। हर बार खाना आने पर वह नीचे वालों के लिए हिस्सा तय करती और उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता। आखिर एक दिन गोरेंग से ये सब देखा नहीं गया और उसने फैसला किया कि अब वह उसकी मदद करेगा। उसने नीचे वालों को चिल्लाकर धमकी दी कि अगर तुमने इमोगुएरी की बात नहीं मानी तो वह रोज उनके खाने पर हक देगा और तुम्हें रोज फिर वही खाना पड़ेगा। हैरानी की बात यह थी कि इस बार बात बन गई, क्योंकि इस जेल में किसी को सीधी बात समझ नहीं आती। लेकिन इससे सिर्फ एक ही फ्लोर बदला। 2 लोगों के दम पर इस पूरी बेरहम जेल के नियम बदलना नामुमकिन था। उसी दिन मिहारू फिर से खाने के प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आई, लेकिन इस बार वह बुरी तरह घायल थी और बेहोश थी। दोनों ने उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाया और गोरेंग उसके सर पर गीली पट्टी लगाने लगा। खुशकिस्मती से उसकी चोट ज्यादा गहरी नहीं थी और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। लेकिन होश में आते ही उसने जो किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब गोरेंग और इमोगुएरी सो रहे थे, उसने इंटरव्यू लेने वाली औरत के छोटे कुत्ते को ही काट कर खा लिया। वो बस रोती रह गई। वह उससे बदला भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि यहाँ हर कोई सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मिहारू फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली गई। नीचे वाले 2 कैदियों ने उसे देखा और सोचा कि आज उन्हें खाने के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मिला है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किससे टकरा रहे हैं। गोरेंग अब इन सब चीजों का आदी हो चुका था। जल्द ही फ्लोर बदलने का दिन आया और इस बार वे सीधे 200 दूसरे फ्लोर पर पहुंच गए। इमोगुएरी को समझ आ गया कि यहाँ दोनों का जिंदा रहना नामुमकिन है, इसलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया ताकि गोरेंग जिंदा रह सके। वैसे भी उसे कैंसर था और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए उसने सोचा कि एक का मरना 2 के मरने से कई बेहतर होगा। इमोगुएरी ने पहले ये भी बताया था कि वह खुद इस कंपनी का बहुत छोटा कर्मचारी था। उसे तो शुरुआत में यह भी नहीं पता था कि इंटरव्यू पास करने वालों को यहाँ भेजा जाता है। और जहाँ तक 200 फ्लोर की बात थी तो वो सिर्फ उसका अंदाजा था। असल में नीचे कितने फ्लोर हैं ये कोई नहीं जानता। आदमी अब इस इंसानियत से गिर चुकी जिंदगी से थक चुका था। शुरू में वह किताबों के सहारे खुद को संभालता रहा, लेकिन आखिर कब तक? आखिरकार मजबूर होकर वह इमोगुएरी की बॉडी के पास गया और कांपते हाथों से उसके शरीर का एक टुकड़ा काट लिया। इसी तरह वह एक बार फिर नीचे के फ्लोर पर जिंदा बच गया। फिर चौथी बार फ्लोर बदलने का दिन आया। जैसे ही गोरेंग की आंख खुली, उसने सबसे पहले फ्लोर नंबर देखा, जो कि खुशकिस्मती से 6ठे फ्लोर था। ये देखकर उसकी जान में जान आई। अब उसे फिर से वो नरक नहीं झेलना पड़ेगा। इस बार उसका नया साथी एक घोर काला आदमी था, जिसका नाम भरत था। उसके पास एक लंबी रस्सी थी और वह ऊपर चढ़कर यहाँ से भागना चाहता था। उसने ऊपर 5वें फ्लोर के लोगों से मदद मांगी और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने हाँ भी कर दी। वह तुरंत रस्सी ऊपर फेंक कर चढ़ने लगा और आदमी से अलविदा कह दिया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाला था, ऊपर वाली एक औरत ने अचानक उसके मुंह पर हक दिया और उसकी रस्सी भी छोड़ दी। वह संतुलन खो बैठा और नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन ठीक वक्त पर गोरेंग ने उसे पकड़ लिया, वरना वह वहीं मर जाता। बचने के बाद वह तुरंत उठा और खुद को साफ करने लगा। फिर वह उस हंगास को याद करते हुए कई दिनों तक एक जगह डिप्रेशन में बैठा रहा। भरत कहने लगा कि ये मौका उसके सबसे करीब था। इतनी मुश्किल से वह 6ठे फ्लोर तक पहुंचा था। शायद अब फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। गोरेंग चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, क्योंकि यहाँ हर कोई यही चाहता था, बस किसी तरह बाहर निकलना। ऊपर के फ्लोर का खाना सच में अलग था, लगभग छुआ तक नहीं गया था, जबकि नीचे वालों को सिर्फ दूसरों का बचा हुआ मिलता था। अब गोरेंग समझ चुका था, यहाँ समझाने से कुछ नहीं होगा। इस सिस्टम को बदलने के लिए अब उसे भी हिंसा का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। गोरेंग ने धीरे धीरे भरत को भी ये समझाकर अपने साथ मिला लिया और अगली सुबह दोनों ने प्लान शुरू कर दिया। उन्होंने बिस्तर तोड़कर उसके अंदर से लोहे की छड़ निकाली और सीधे खाने वाली मेज पर खड़े हो गए। ये आइडिया गोरेंग का था, लेकिन लड़ाई झगड़े में वह ज्यादा माहिर नहीं था, इसलिए अंदर ही अंदर घबराहट भी थी। काले आदमी ने उसकी हालत समझ ली और जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उसने खुद आगे बढ़कर कैदियों को डांटना शुरू कर दिया। पहला बार उसी ने किया और उसके बाद गोरेंग का डर भी काफी हद तक खत्म हो गया। दोनों ने तय किया कि वे 51वें फ्लोर से खाना बांटना शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर के 50 फ्लोर वाले लोग रोज पेट भर खाते हैं। उनके एक दिन भूखा रहने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बूढ़ा उनका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन भरत ने बिना कुछ बोले उसे एक ही बार में गिरा दिया, ताकि सबको साफ संदेश मिल जाए। अब नीचे वाले लोग डर के मारे चुपचाप उनकी बात मानने लगे। कोई भी लाइन पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वे एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचे, जिसने उनकी पूरी सोच को ही गलत बता दिया। उसने कहा कि तुम लोग भी नीचे वालों में से हो। अगर तुम भी ऐसे ही डर दिखाओगे तो नफरत और बढ़ेगी, इसलिए तुम्हें ऊपर वालों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मैनेजमेंट चाहे जैसा भी हो, लेकिन ऊपर काम करने वाले लोग भी आखिर इंसान ही हैं। वे जरूर ये बात समझ सकते हैं। ये एक अलग तरह का बिना आवाज वाला विरोध था। भरत ने ये बात मान ली और एक केक का टुकड़ा संभाल कर रख लिया। फिर दोनों नीचे की तरफ बढ़ते गए। जो भी उनकी बात नहीं मानता, उस पर वे बिना सोचे लाठी चला देते। जल्द ही वे 51वें फ्लोर पर पहुंचे और वहाँ लोगों को उनका हिस्सा दिया। लेकिन जैसे जैसे मेज नीचे जाती गई, हालात बदतर होते गए। नीचे का हर फ्लोर किसी नरक से कम नहीं था, जहाँ जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक नीचे से एक औरत की चीख सुनाई दी। गोरेंग तुरंत वहाँ पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक गंजा आदमी उसे बेरहमी से मार चुका था। ये देखकर भरत पीछे हट गया, लेकिन गोरेंग सीधे उस पर टूट पड़ा। उसने उसे जमीन पर गिराया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर उस गंजे आदमी और उसके साथी को खत्म कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में भरत के पेट पर गहरी चोट लग गई और वो औरत भी मर चुकी थी। वे रुक भी नहीं सकते थे, बस प्लेट
प्लेटफॉर्म के साथ नीचे बढ़ते गए। जल्द ही वे 250वें फ्लोर तक पहुंच गए, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी नीचे जा रहा था। ये गोरेंग की सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। अब तक सारा खाना बांटा जा चुका था, बस एक केक का टुकड़ा बचा था। काफी देर बाद प्लेटफॉर्म आखिरकार 333वें फ्लोर पर जाकर रुका। यही सबसे लोवेस्ट फ्लोर था। उन्हें लगा यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन बिस्तर के नीचे एक छोटी लड़की छुपी हुई थी, वही बच्ची जिसे मिहारू ढूंढ रही थी। लड़की की नजर जैसे ही केक पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो केक उनका मैसेज था जिसे ऊपर भेजना था। कुछ पल के लिए दोनों उलझ गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ वे यहाँ तक आए ही इसलिए थे ताकि किसी की जान बचा सके, और इस वक्त वो एक जान उनके सामने थी। आखिरकार भरत ने केक उसे दे दिया, लेकिन उसकी हालत अब बिगड़ने लगी थी और अगले दिन तक वह इस नरक से बाहर निकलने का दिन नहीं देख पाया। दुख के बाद भी गोरेंग रुका नहीं। अगले दिन वह उस लड़की को लेकर और नीचे की तरफ बढ़ा। चारों तरफ बस अंधेरा था। काफी देर बाद प्लेटफॉर्म आखिरकार नीचे जमीन तक पहुंच गया। अब गोरेंग ने फैसला किया वह इस लड़की को ही एक संदेश बनाकर ऊपर भेजेगा, ताकि ऊपर वालों को समझ आए कि यहाँ नीचे क्या हो रहा है और लोगों को ज्यादा खाना चाहिए, और खुद वह इसी अंधेरे में हमेशा के लिए रह गया। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ जाती है, जैसे वो छोटी लड़की आखिर 333वें फ्लोर पर जिंदा कैसे रही? फ्लोर बदलने का असली नियम क्या था? मिहारू हर बार अपने साथी को क्यों मारती थी और फिर भी ऊपर कैसे पहुंच जाती थी? अगर इस फिल्म का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2।